सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। और वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो कल रात को ही वहाँ से निकल गई थी, कल दोपहर के टाइम पर। एंड देन उसके बाद में वो हिंदुस्तान आती हैं और हिंडन बेस जो है एयर बेस वहाँ पर रुकती हैं। एंड कई घंटों तक वहाँ पर उन्होंने वेट किया, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद इसी टाइम ये निकल चुकी हैं वहाँ से अपना इंग्लैंड के लिए। एंड देन इंग्लैंड के बाद में वो निकल जाएंगी वहाँ से फिनलैंड के लिए। तो देखिए हुआ क्या है बेसिकली यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। यहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मिलिट्री है उन्होंने कूप कर दिया है और मिलिट्री एक्शंस यहाँ पर हुए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की जो सरकार है वो गिर गई है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर बांग्लादेश की पीएम को लगभग 45 मिनट्स दिए गए थे, जिसके बाद उनको कहा गया था कि आपके पास सिर्फ मात्र 45 मिनट हैं, आपको ये देश छोड़ के जाना होगा और आपको रिज़ाइन देना होगा। एंड देन शेख हसीना ने यही किया और आर्मी के प्रेशर के अंडर में आकर के उन्होंने यहाँ पर 45 मिनट के अंदर रिज़ाइन दे दिया है, और वो यहाँ से कंट्री से बाहर हमारे हिंदुस्तान में हिंडन एयर बेस के पास में आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद में वहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है आर्मी चीफ का, वो है वकार उस जमान, जिन्होंने मतलब बेसिकली वहाँ पर जो है मिलिट्री कूप जो है उसे लीड किया है। बट उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि कोई भी मिलिट्री जो है वो वहाँ पर रूल नहीं करेगी, एक नई सरकार बनेगी, दोबारा इलेक्शंस होंगे। एंड देन उसके बाद में जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट होगी वो बन के तैयार होगी। लेकिन अभी के लिए वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू करने की बात की गई है। साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं बची है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री कूप हो गया है। म्यांमार के अंदर भी यहाँ पर मिलिट्री एक्शन हुआ था और वहाँ पर भी मिलिट्री कूप होने के बाद में वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो भी ख़त्म हो गई है। 2024 के अंदर यहाँ पर जनवरी के अंदर इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश के अंदर। एंड जहाँ पर जो फोर्थ टाइम जो है वो पीएम बन के आती हैं शेख हसीना। लेकिन यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट होता है यूएसए गवर्नमेंट का, और यूएसए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक ऐसा एक ऑप्शन देती है बांग्लादेश को कि आप म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक जगह पर हमें एयर बेस बनाने के लिए या मतलब हमें जो है मिलिट्री बेस बनाने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कीजिए। बट यहाँ पर शेख हसीना ने इस चीज़ को मना कर दिया था। एंड देन उसके बाद ही यहाँ पर शेख हसीना पे दबाव बनना जो है वो स्टार्ट हो गया था यूरोप की तरफ से। एंड यूएसए ने यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह थे, कहा जा रहा है कि उनके अंदर भी फंडिंग जो है वो करनी स्टार्ट कर दी थी। देखिए यहाँ पर जो बेसिकली हम देखें तो यूएसए यहाँ एक नई कंट्री बनाना चाहता था यूएसए और म्यांमार के बीच वाले एरियाज़ के अंदर। एंड देन यहाँ पर जो शेख हसीना है उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था। और पाकिस्तान के अंदर जो आप देखते हैं कि इमरान खान ने भी सेम चीज़ करी थी, और उसके बाद ही यहाँ पर इमरान खान को भी पाकिस्तान से हटा दिया गया था। सेम चीज़ यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हुई है, और शेख हसीना ने भी यूएसए की इस बात को मानने से मना कर दिया था। एंड देन उसके बाद में उनका भी जो हाल है वो आपके सामने है इस टाइम पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4 महीने पहले, जहाँ पर उन्होंने कोटा सिस्टम जो था, रिजर्वेशन पॉलिसी थी वहाँ की बांग्लादेश की, उसको लेकर के वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर एक कोटा सिस्टम था जिसके तहत 1971 के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर वहाँ पर हुआ करते थे, उनके जो बच्चे या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे, उनको यहाँ पर 30% जो कोटा है वो प्रोवाइड किया गया था। बट 2018 के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है जब होता है स्टार्ट, तो उसके बाद में 30% कोटा के ऊपर शेख हसीना ने रोक लगा दी थी और उसे स्टॉप कर दिया था। बट यहाँ अभी क्या हुआ है कि 5 जून 2024 के अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, और वो 30% कोटा जो इन लोगों को दिया जा रहा था फ्रीडम फाइटर्स को, वो अगेन इस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है 2024 से ही। यहाँ पर शेख हसीना का कोई रोल नहीं था इस कोटा सिस्टम को लागू करने के अंदर, और जो आपकी हाई कोर्ट थी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट उन्होंने भी इस सिस्टम को रिमूव करने की बात की गई थी। और देन उसके बाद में यहाँ पर 44% जो था वो नॉन कोटा सीट्स हुआ करती थी बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से जॉब्स और जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर सीट रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा था, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में कोटा रिजर्वेशन जो सिस्टम था वो रिमूव किया गया। एंड देन 44% से वो बढ़ के 49% यहाँ पर कर दिया गया है। तो जो नॉन कोटा सीट्स थी अब वो 44 से 49% हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जो पूरी की पूरी बांग्लादेश की स्थिति को बिगाड़ देती है, पॉलिटिक्स को उखाड़ के फेंक देती है। और यहाँ पर शेख हसीना के ऊपर दोबारा से यूएसए की तरफ से दबाव बनता है, और जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं उनके अंदर फंडिंग जो है वो कही जा रही है फॉरेन की तरफ से हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप और जैसे लोग जो थे वो शेख हसीना के पिताजी जो कि मुजीबुर रहमान थे, जिनको कहा जाता है कि उनकी वजह से बांग्लादेश जो है वो बनके तैयार हुआ था, वो भी यहाँ पर एक तरह से उनको भी नेगेटिव रोल में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पुतले उनके घर
घरों को तोड़ना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन मुजीब उर रहमान का जो पुतला था उसे भी तोड़ दिया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फादर ऑफ बांग्लादेश थे जिन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति को जो है सुधारना स्टार्ट किया था 1971 के अंदर। और यहाँ पर शेख हसीना को एक तरह के डिक्टेटर के तौर पे दिखाया गया है, साथ साथ उनके घर में लोग घुस गए हैं, उनके बेड वगैरह, उनकी जहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थी या उनका जो जितना भी एरिया था उसे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग पूरे पैलेस को, जो उनका पीएम पैलेस था, शेख हसीना का जो पैलेस था, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, सामान वगैरह सब कुछ तोड़ चुके हैं। और कही जा रही है कि वहाँ पर जो हिंदू हैं इस टाइम पर उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है बिकॉज ऑफ दैट जो क्लैश चल रहा है बिटवीन द प्रोटेस्टर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें यहाँ पर ये एक तरह का बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम लग रहा है जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग के द्वारा पूरे बांग्लादेश को यहाँ पर तबाह कर दिया गया है। तो शेख हसीना वहाँ से छोड़ करके हिंदुस्तान आई, अब एयरबेस पे हिंडन वाले पर वो रुकी हुई थी और वहाँ से उन्होंने पीएम से शायद मुलाकात करी है और उसके बाद में वो वहाँ से निकल गई हैं इंग्लैंड के लिए और फिर जाके वो फिनलैंड के अंदर एज अ असाइलम के तौर पर वहाँ पर वो रुकेंगी अब कुछ देर के लिए। लगता है कि अब शायद उनको पूरी जो ज़िंदगी है उनकी वो वहीं पर बीतेगी। बट अभी की जो स्थिति है पाकिस्तान और यूएसए को हम देखते हैं तो वो दोनों ही देश जो हैं वो बांग्लादेश से खिलाफ थे और इनके साथ में इनके जितने भी जो रूलर्स थे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया था 1971 के बाद। और यहाँ पर मुजीबुर रहमान के लिए यहाँ पर उन्होंने एक नेगेटिव क्रिएचर के तौर पर यूएसए और पाकिस्तान के सामने जो एक पर्सनैलिटी थी वो उनकी बन चुकी थी यहाँ पर। एंड देखिए यहाँ पर बेसिकली जो मुद्दा है वो ये है कि यूएसए बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस चाहता था और शेख हसीना ने, क्योंकि उनके एक अच्छे रिलेशंस इंडिया के साथ में हमेशा से रहे हैं, 1971 के वॉर के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, इंडियन आर्मी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी 1971 के वॉर के अंदर और बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो पाया था। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक इन्फ्लुएंशियल एक बेस के तौर पर, मिलिट्री के बेस के तौर पर उन्होंने मांग रखी जिसे शेख हसीना ने मना किया और फिर यहाँ पर यूएसए ने जो है वो फंडिंग करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और आज की डेट में बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।